एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक अकेली रेजिस्टेंस हो सकती है, एक अकेली इंडक्टर हो सकता है, एक सिंगल इंडक्टर हो सकता है L, या फिर अकेला कैपेसिटर हो सकता है। अगर हम इसको एक एसी सोर्स लगा दें ऐसे, जिसको अभी मैं इस तरह से डिनोट किया करूँगा साइन ओमेगा टी, एक्साई मतलब वोल्टेज है ये, इज इक्वल टू पीक वैल्यू एक्साई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ये हम अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस को करेंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे इंडक्टर को अप्लाई करेंगे सेम वोल्टेज, और उसके बाद हम सेम वोल्टेज कैपेसिटर को भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर है। और हम देखेंगे कि इसमें जो करंट है वो कैसी फॉर्म लेता है। जो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा दैट विल बी एन ऑल्टरनेटिंग करंट, वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा, और उसकी क्या फॉर्म बनेगी उसको हम देखेंगे। और जब भी हम इस तरह के सर्किट्स में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट होता है और जो वोल्टेज होती है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग चलते हैं। हो सकता है इकट्ठे भी चले, डिपेंड करेगा सर्किट के कंपोनेंट्स के ऊपर कि सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है। करंट और वोल्टेज में कुछ फेज डिफरेंस फाई हो सकता है, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। और वो जो फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज वो हमें फाइंड करना है। हमें हर किसी केस में करंट फाइंड करना है कि सर्किट में करंट कितना है, वोल्टेज तो ये सेम लगाऊंगा मैं हर किसी केस में, और हमने करंट फाइंड करना है कि सर्किट में करंट कितना है। एक करंट फाइंड करना है, दूसरा हमें फेज डिफरेंस फाई का पता करना है, तीसरा हमें इस सर्किट की रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। देखो जो एसी सर्किट होता है ना उसकी रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस बोलते हैं, जेड से डिनोट करेंगे, उसको इंपीडेंस का नाम दिया जाता है। अब उस इंपीडेंस के भी अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, डिपेंड करेगा सर्किट कौन सा है, रेजिस्टेंस है अकेली, इंडक्टर है अकेला, या अकेला कैपेसिटर है, या इनकी कोई कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन के तौर पे एक एग्जांपल इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, अगर हम इसको लगा देंगे अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ तो यहाँ जो करंट होगा वो इन सब से डिफरेंट होगा। तो हर किसी केस में करंट डिफरेंट होता है बच्चे, वो डिपेंड करता है सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। ऐसी एक और एग्जांपल है जो हमने स्टडी करनी है, वो है सीरीज आरसी सर्किट। तो सीरीज आरसी सर्किट में भी हम जब अल्टरनेटिंग करंट सेटअप करेंगे, उस ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की आपस में क्या रिलेशन है हर किसी केस में, ये हमारी टास्क है। आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हमने ये सब कुछ फाइंड करना है, और लास्ट में हम सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए भी यही काम करेंगे। एल होगा, सी होगा और आर होगा सीरीज में। अभी हम सीरीज ही पढ़ेंगे क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ सीरीज एलसीआर सर्किट है, जेईई मेंस और नीट में भी इसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस केस में भी हमें ये सब कुछ फाइंड करना है। करंट कितना है, फाई, फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में होता है, और इंपीडेंस जेड कितनी है। इंपीडेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एसी सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट, मतलब उस सर्किट के सारे कंपोनेंट्स मिलके ऑल्टरनेटिंग करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो इसके यूनिट्स भी ओम वाले ही होते हैं क्योंकि ये एक तरह की रेजिस्टेंस ही है। तो हमें ये भी फाइंड करना है हर किसी केस में। ठीक है, अब इन चीज़ों को फाइंड करने का मतलब है कि हमें बेसिकली एसी सर्किट को सॉल्व करना है, और एसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। एक तो हम सिंपली यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ओम्स लॉ, ये सब चीजें यूज करके भी निकाल सकते हैं। ये सिंपल वाले सर्किट्स में तो हम सिंपली करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो एलआर सर्किट है और ये जो सीआर सर्किट है और लास्ट में एक एलसीआर सर्किट है, इन केसेस में बच्चों हमारे पास एक टूल है, दैट टूल इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। दिस इज ए टूल जो अभी हम इनके लिए भी ड्रॉ करेंगे और फिर इसको यूज करेंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम की हेल्प से बच्चों हम ये बाकी वाले जो सर्किट्स हैं जिसको हम बोलते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट, आरसी और एलआर सर्किट, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब वही है कि हमें इस सर्किट में करंट कितना है उसका एक्सप्रेशन निकालना है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, वोल्टेज हम हर केस में यही अप्लाई करेंगे, और फेज डिफरेंस कितना है। मेन चीज है कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कैसे फाइंड करना है, इन चीजों को हमने फाइंड करना है। इंपीडेंस कितनी है सर्किट की उसको फाइंड करना है। तो ये सारा कुछ फेजर डायग्राम की हेल्प से होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊं कि फेजर डायग्राम कैसे काम करता है और क्या होता है फेजर डायग्राम। देखो फेजर जो है ना, ये वर्ड जो है फेजर, बेसिकली ये एक वेक्टर है बट इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर।
मैथमेटिकल टूल है जिससे हम वेक्टर्स पढ़ते हैं ना चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी एक रोटेटिंग वेक्टर है। कैसे रोटेट करता है? जनरली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है जो क्वांटिटी सिनुसॉइडली वेरी करती है। तो यूज टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी which varies sinusoidally। इसका मतलब है साइन और कॉज की वेरिएशन हो जिसमें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज है एक्साई नॉट कॉज ओमेगा टी, जिसमें साइन और कॉज फंक्शंस आ जाएं, चाहे प्लस फाई आ जाए कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस फाई आ जाए कोई चेंज कोई प्रॉब्लम नहीं, बट साइन कॉज होनी चाहिए। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं जो सिंपल हार्मोनिकली वेरी करती हैं, इस तरह से वेरिएशन होती है। इस तरह की वेरिएशन का एक और हमारे पास लिटरेचर में नाम है सिंपल हार्मोनिक वेरिएशंस। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी जैसे आपने पढ़ा हुआ है +1 क्लास में, तो जिसमें इस तरह की वेरिएशंस होती हैं उसको, उस तरह की क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फेजर डायग्राम होता है। तो उसमें हम एक वेक्टर की हेल्प से उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हम इस तरह से बच्चों एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ठीक है जी, ये -x हो गया और ये नीचे की तरफ -y हो गया। तो ये तो हमारा xy प्लेन हो गया। अब इस xy प्लेन में हम क्या करते हैं, जैसे ये क्वांटिटी है इसको आपने रिप्रेजेंट करना है तो हम एक वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम मानते हैं कि ये वेक्टर यहाँ पे था, दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जब हमने स्टार्ट किया। फिर ये वेक्टर रोटेट करता है। रोटेट किस वेलोसिटी से कर रहा है? जैसे यहाँ पर लिखा i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा बच्चों यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। और अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज ओमेगा टाइम्स टी। ये भी हमें डेफिनेशन पता है, बिकॉज ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा यहाँ से ये निकलेगा ओमेगा टी। मीन्स ये वेक्टर किसी टाइम टी पर थीटा एंगल अगर बना रहा है तो वो थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है। ओमेगा जो भी इसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी है, इस डायरेक्शन में ये घूमता है, जो भी इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, उतना एंगल हम वहां से निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो रोटेटिंग वेक्टर है ये एक फेजर वेक्टर है। ये इस क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, दूसरी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, अब इसकी ये जो लेंथ है ना, इस वेक्टर की जो लेंथ है बच्चे, दैट इज द पीक वैल्यू, दिस एम्पलीट्यूड। अगर ये मान लो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये लेंथ आई नॉट के बराबर होगा। मान लो यहाँ पर एक और फेजर बनाना है जिसकी लेंथ 2i नॉट है, तो वो 2i नॉट वाला फेजर अगर हमें t0 पे बनाना है तो हम ऐसे बना देंगे डबल लेंथ का 2i नॉट वाला। ठीक है, अगर हमें किसी और टाइम पे बनाना है, टाइम t इज इक्वल टू t2, कोई अलग से टाइम है वहां बनाना है, तो ये t2 पे हमने बना लिया, इसकी लेंथ इससे डबल होगी। तो जो पीक एम्पलीट्यूड है बच्चे वो हमें इस लेंथ से पता चलता है, नंबर 1। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा, द लेंथ ऑफ फेजर, जो भी आप फेजर ड्रॉ करोगे उसकी जो लेंथ होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अभी तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को करेंगे, तो उस वोल्टेज का जो भी एम्पलीट्यूड होगा फेजर की लेंथ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर 1। नंबर 2, और हमें ये क्या देता है, अगर हमने ये टिप से यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंका बच्चे, ये टिप से इस साइड परपेंडिकुलर फेंका, तो ये जो लेंथ है ये प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ये हमें क्या देगा, देखो ये आई नॉट है और यहां से लेके यहां तक का एंगल ओमेगा टी है, तो इस तरफ जो हमारे पास बनेगा एंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ है ना, तो इधर कंपोनेंट बन जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, वेक्टर के साथ जैसे होता है। और ये जो लेंथ है इस साइड पे, ये कंपोनेंट जो है दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो आपको ये कंप्लीट फंक्शन दे देगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको वाई एक्सिस की प्रोजेक्शन से पता चलेगा।
तो ये क्या होता है, ये आई क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। तो सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है कि द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट ए पर्टिकुलर टाइम टी उसकी क्या वैल्यू है वो आपको यहां से पता चलती है। अब ये वेक्टर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमता रहता है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है ये इस तरह से सिनोसॉइडली ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम को फेजर डायग्राम बोलते हैं, और हम करंट और वोल्टेज इन दोनों का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे हर किसी केस में। जितने भी केसेस मैंने अभी आपको बताए हैं एसी सर्किट्स के, हर किसी केस में हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और ये आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा, और इस डायग्राम को फिर हम यूज करेंगे फर्दर सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको अभी एक फेजर डायग्राम बना के देखते हैं किस तरह का होगा। तो मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है एक्साई इज इक्वल टू एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक वोल्टेज है, मुझे इसे ड्रॉ करना है एज ए फेजर डायग्राम। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लिया जाएगा, ये ओरिजिन है, हमें टाइम टी पे ड्रॉ करना होता है, तो कहीं पर भी हम टाइम टी ले लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज एक्साई नॉट, बस आपने इतना ही ड्रॉ करना है, एंड दिस एंगल यहां से स्टार्ट करना है एक्स एक्सिस से, और ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी, बस दिस इज फेजर डायग्राम। बाकी यहां से प्रोजेक्शन बना के शो नहीं करना, क्योंकि वो हमें पता है, वो मैंने जस्ट आपको नॉलेज में बता दिया कि इसकी अगर हम प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगी। आपने जब फेजर डायग्राम बनाना है इतना ही ड्रॉ करना है। चलिए अब प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करके देखते हैं, ये प्रोजेक्शन है यहाँ पे इसके बराबर, ठीक है। अब जब क्वांटिटी बिल्कुल ऐसे घूमेगी सर्कल के अराउंड, जब ये ऐसे वेक्टर घूमेगा ना फेजर वेक्टर, तो ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगी इसकी टिप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस सर्कुलर पाथ पे जब मान लो ये टिप यहां पहुंचेगी तो इसकी वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन इसके एम्पलीट्यूड के बराबर ही हो जाएगी, एक्साई नॉट के बराबर ही हो जाएगी ये लेंथ। जब ये घूम के टिप मान लो यहां पहुंची, तब आप किधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस साइड पर, तो उस टाइम प्रोजेक्शन यहाँ पे है। जब मान लो टिप घूम के यहां तक पहुंच गई, इस तरह से चल रही है ना, ये ऐसे टिप ऐसे घूम रही है जैसे घड़ी चलती है उससे उल्टा, तो उस टाइम पर प्रोजेक्शन यहां पहुंच गई, ठीक है। जब मान लो इसकी टिप यहां पहुंची तो प्रोजेक्शन यहां पहुंच गई। तो जैसे जैसे ये घूम रहा है एक सर्कल कंप्लीट करेगा, इसकी प्रोजेक्शन ओरिजिन से स्टार्ट होके ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो इस तरह से प्रोजेक्शन जो है वो वेरी करती है, ऑसिलेट करती है, प्रोजेक्शन ऑसिलेट करती है और सिनोसॉइडली वेरी करती है। तो दिस इज ए फेजर डायग्राम फॉर दिस वोल्टेज, ठीक है। अब हम एक सिंपल सर्किट लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मान लो यहां पर जो करंट है वो इस सर्किट में जो मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं वो ऐसे दिया गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए। तो अब ये फाई क्या है, फाई का मतलब है फेज डिफरेंस, क्योंकि देखो ये फंक्शन साइन ओमेगा टी है, इसमें साइन ओमेगा टी में कुछ फाई ऐड हो रहा है, आगे चल रहा है ना, फाई ऐड हो रहा है। तो फाई ऐड होने का मतलब है प्लस साइन है ना, तो इसका मतलब फाई उसमें ऐड हो गया। इसका मतलब है हम इसको ऐसे बोलते हैं, करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ, अहेड ऑफ ईएमएफ बाय द फेज एंगल या डिफरेंस ऑफ फाई। तो फाई एंगल से करंट आगे है, उसको अब यहां कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जितने भी फेजर वेक्टर है एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। अब यहां पे मान लो किसी टाइम टी पे ये वोल्टेज है, तो करंट उससे आगे चाहिए, आगे जाने का मतलब है ऐसे वेक्टर ड्रॉ होगा, उससे आगे, आगे ये होगा इस साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे। और दोनों में फेज डिफरेंस कितना बोला गया है, फाई है ना फेज डिफरेंस, तो वो फाई कैसे शो करेंगे, फाई एंगल ही तो है और क्या है, तो वो जो फेज डिफरेंस फाई है उसको हम यहां पर ऐसे शो करेंगे। मतलब अब जब आप टाइम टी पे बात करोगे तो टी टाइम पे ये वोल्टेज हो गई और उसी टाइम टी पर ये करंट हो गया आई नॉट। तो इस तरह से आप एक फेजर डायग्राम में दो अलग अलग तरह के फेजर शो कर सकते हो, उनका फेज डिफरेंस बता सकते हो। एक और देखो, मान लो करंट 90 डिग्री आगे है, तो फिर कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री आगे है करंट, देखो तो ये आपने ईएमएफ बना दी मान लो,
और करंट मैं कह रहा हूं इससे 90 डिग्री आगे है, तो इस तरह से एक वेक्टर इधर बनेगा, 90 डिग्री आगे बनेगा, ये आई नोट होगा। तो ये फेज डिफरेंस फेजर डायग्राम बन गया। तो ये एक फेजर डायग्राम बन गया जिसमें करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ बाय द फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री या π/2। मान लो आपको बोला गया कि भाई ईएमएफ आगे थी, करंट पीछे था। मान लो ये ईएमएफ है किसी टाइम t पे, अब करंट पीछे है बाय द एंगल ऑफ π/2। तो पीछे होने का मतलब है कि वो इस साइड बनेगा, क्योंकि ये चलते एंटी क्लॉकवाइज हैं, जो भी चीज लेफ्ट साइड पे नजर आएगी वो आगे चलेगी, ठीक है। तो इनमें भी देखो एंगल π/2 का आ गया। अब इस केस में आपको डायग्राम देख के पता चलना चाहिए कि इसमें ईएमएफ इज अहेड, एक्साई नॉट इज आगे, अहेड ऑफ करंट बाय π/2। इस फेजर डायग्राम में कौन आगे है? इसमें आई नॉट इज अहेड ऑफ ईएमएफ बाय π/2, ठीक है। इस तरह से हमें अलग अलग केसेस में फेजर बनाने पड़ेंगे। अब फेजर के साथ साथ हम एसी सर्किट्स में जब स्टडी करेंगे हमें ग्राफिकली भी शो करना होगा कि भाई ये जो क्वांटिटीज हैं वो कैसे वेरी कर रही हैं। तो लेट अस सी कि ग्राफिकली कौन सी चीज आगे होती है वो कैसे पता चलता है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। कि इन दोनों को हमें ग्राफिकली कैसे बताना है। मान लो ये आपके पास वोल्टेज है, मान लो ये वोल्टेज है किसी सर्किट के लिए और करंट ये है। +5, उसमें +5 है, ठीक है। इन दोनों को ग्राफिकली कैसे शो करना है? ऐसे ग्राफ बना दिया जाएगा टाइम के साथ। अब इधर टाइम चलेगा, इधर ये दोनों क्वांटिटीज हम ऐसे इकट्ठे लिख सकते हैं कि ये दोनों इस साइड पे हैं। अब देखो, अब वोल्टेज का फंक्शन साइन फंक्शन है, तो साइन तो आपको पता है, साइन ऐसा होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। यहां तक अगर हम बात करें तो कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल T होगा, दिस इज योर साइन फंक्शन। इधर टाइम चल रहा है तो इसलिए मैंने कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल T लिखा, यहां तक T/2। तो दिस इज योर वोल्टेज एक्साई नॉट। अब हम यहाँ पे करंट शो करने वाले हैं, जो करंट इससे थोड़ा आगे है, ठीक है। कितना आगे है? बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 5। तो जो करंट आगे होगा ना उसकी वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी, मतलब उसका जो वेव फॉर्म है वो 0 से ऊपर से स्टार्ट करना है, जो चीज आगे है। और जो फंक्शन पीछे चल रहा है इसके ईएमएफ के, मान लो यहाँ एक और करंट होता I2 और वो I2 होता I0 साइन ओमेगा t माइनस सम फाई, ठीक है। अब -5 का मतलब है कि ये फंक्शन इसके विद रिस्पेक्ट टू लैगिंग कर रहा है, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ lags behind the EMF by 5, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, और जहां प्लस साइन है उसका मतलब होता है कि ahead of EMF by 5, ये आगे चल रहा है, ठीक है। ये तीनों फंक्शंस को इस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे कि मान लो ये साइन है, ये करंट आगे चल रहा है बाय द फेज एंगल ऑफ I और ये I2 पीछे चल रहा है बाय द फेज एंगल ऑफ I। तो अब इस करंट को कैसे रिप्रेजेंट करें? I को, इसको I1 बोल देते हैं। तो I1 ऐसे बनेगा साइन फंक्शन ही, बट थोड़ा सा फेज डिफरेंस है उसमें, तो वो थोड़ा सा आगे चलेगा लाइक दिस, ठीक है। ये थोड़ा उससे आगे चल रहा है क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट जो है ना ये पीछे रह गया है, और ये वो फेज डिफरेंस है फाई जिससे वो आगे चल रहा था। और बस आपने ये याद रखना है कि जिसमें +5 है ना, अहेड वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव एक्सिस के, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब 0 से ऊपर से स्टार्ट होगा, और जो फंक्शन पीछे चल रहा है वो नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये येलो वाला फंक्शन I1 है और नीचे वाला फंक्शन वेरिएशन सेम वैसी ही लाइक दिस, वेरिएशन सिनोसॉइडली है, लेकिन ये क्योंकि नीचे से स्टार्ट हुआ है तो ये I2 है। तो इन तीनों फंक्शंस में अगर आपको इंटरप्रेट करना है कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, तो बस आपने यहां से स्टार्ट करना है 1 2 3, 1 वाला सबसे आगे, 2 वाला उसके पीछे, 3 वाला उसके पीछे, इस तरह से ये चल रहे हैं। क्योंकि जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का ग्राफ देख के भी आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी चीज टाइम के विद रिस्पेक्ट टू आगे चल रही है, किससे आगे चल रही है, किसके पीछे चल रही है,
ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम अलग अलग केसेस में ये ग्राफ और फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो है AC थ्रू ए रेजिस्टेंस। सिंपल एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। रेजिस्टेंस को आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी बोल सकते हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कि इसमें से अगर हमें करंट और इंपीडेंस फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये हमारा सर्किट आ गया। R वोल्टेज हमेशा यही लेनी है, एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज लगा दोगे तो सर्किट में करंट होगा। वोल्टेज आपकी वेरी कर रही है ऐसे 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 ऐसे, तो करंट भी उसी तरह से वेरी करेगा। करंट निकालना है, क्या होगा करंट का फॉर्मूला। तो क्योंकि रेजिस्टेंस है तो हमारी हेल्प ओम्स लॉ करेगा। सिंपली ओम्स लॉ विल गिव द करंट। I इज इक्वल टू V बाय R। V की जगह आपके पास है एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी, पूरा फंक्शन पुट करना है वहां पे, और रेजिस्टेंस एज इट इज आ जाएगी। ठीक है जी। अब एक्साई नॉट बाय R को आप I नॉट बोल सकते हो, पीक वैल्यू ऑफ करंट साइन ओमेगा टी। मतलब आपने ये वोल्टेज लगाई तो करंट आपके पास आ गया I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब दोनों ही साइन फंक्शंस हैं। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इकट्ठे ही चलेंगे, दोनों ही साइन है ना। जब ये जीरो होगा t जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, t जीरो पे ये भी जीरो होगा। तो अगर ये आपकी EMF है तो ये करंट होगा। करंट थोड़ा सा कम बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। क्यों छोटा बनाएंगे? क्योंकि करंट वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आया है। रेजिस्टेंस की कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इसका मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड EMF से थोड़ा छोटा रहेगा, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये करंट का फंक्शन आ गया। अब ये दोनों इन फेज हैं, इन फेज इकट्ठे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, इन फेज हैं, रेजोनेंस में हैं, और क्या बोल सकते हैं, हाँ फेज डिफरेंस अगर पूछा जाए कितना है, 0 है दोनों में। तो ये चीज़ है, इधर टाइम चल रहा है, इधर करंट और वोल्टेज चल रहा है। तो ये ग्राफिकल वेरिएशन हो गई, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ करंट, AC करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस व्हेन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF इज अप्लाइड। अब इसका फेजर डायग्राम भी अगर बोला जाए ड्रॉ करो तो वो भी बहुत आसान है। जस्ट आपने एक वेक्टर से किसी टाइम t पे अगर ये EMF को रिप्रेजेंट किया एक्साई नॉट किसी टाइम t पर, तो ये एंगल आ गया ओमेगा t। करंट भी साथ साथ ही चल रहा है तो वो भी इसके ऊपर ही बन जाएगा वेक्टर। थोड़ा छोटा बनेगा करंट का वेक्टर, क्योंकि I नॉट जो है ना बच्चे, वो एक्साई नॉट बाय R है। ये देख लो, ये यहां से पुट किया ना, एक्साई नॉट बाय R को I नॉट पुट किया, तो ये करंट है। एक्साई नॉट मान लो 5 वोल्ट हुआ, उसको 100 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली I नॉट छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है I नॉट छोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास फेजर डायग्राम बन गया। किसके लिए? R ओनली, सिर्फ रेजिस्टेंस है जिस सर्किट की सिर्फ रेजिस्टेंस है उसका फेजर डायग्राम। इंपीडेंस कहाँ पे है? व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट? तो ये जो इक्वेशन होगी ना इस तरह की, जिसमें आप पीक वैल्यू लिखोगे करंट की, उसमें जो भी चीज यहां पे आएगी, वोल्टेज बाय समथिंग इज करंट, दैट समथिंग इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको ही अब हम इंपीडेंस बोल लेंगे। ये जो भी डिनोमिनेटर में होगा ना, EMF के नीचे जो चीज भी आएगी, जो भी फंक्शन आएगा, जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा, दैट विल बी द इंपीडेंस ऑफ सर्किट Z। तो इस केस में Z R के ही बराबर है, मतलब इस सर्किट की रेजिस्टेंस R के ही बराबर है। ठीक है, तो ये सब कुछ अभी हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस के केस में इफ दिस इज द वोल्टेज देन दिस विल बी द करंट। अब इसका मतलब है कि अगर हम रेजिस्टेंस ले लेते एक, उसको ये वोल्टेज लगा देते cos ओमेगा टी, और फिर मैं आपसे पूछता करंट क्या होगा, तो करंट भी सेम आएगा। तो करंट भी सेम ही आएगा, I नॉट cos ओमेगा टी। मतलब रेजिस्टेंस में दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। अगर ये कॉज है तो ये भी कॉज है, वो साइन है तो ये भी साइन होगा।
अगर ईएमएफ ये होगी, मान लो ईएमएफ ही आपकी इस तरह से वेरी कर रही है, +5 ईएमएफ में ही है फेज डिफरेंस, हो सकता है हमने किसी टाइम टी पे नहीं स्टार्ट किया उसको मेजर करना, तो करंट की वेरिएशन भी सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा फंक्शन में, दोनों फंक्शन सेम रहेंगे। किस केस में? जब सिर्फ रेजिस्टेंस होगी तब। नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस की जगह हम इंडक्टर ले लें, या पहले कैपेसिटर कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट है एसी थ्रू ए कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस नहीं मानी हुई, इसको बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, चलो तो ये सर्किट है आपके पास प्योरली कैपेसिटिव, हमने इसको लगा दिया सोर्स ऑफ ईएमएफ। आइडियली ये सर्किट जो है प्योरली कैपेसिटिव हो सकता है, बट प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कनेक्टिंग वायर से इसको बनाओगे सर्किट को, तो वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, बट यहाँ पर हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने मान लिया कि इस कनेक्टिंग वायर की जो अपनी रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की रेजिस्टेंस से बहुत स्मॉल है, तो हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। तो इस तरह के सर्किट को बोला जाता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। चलो तो वही काम करना है, ईएमएफ ये है, ये ईएमएफ हमने अप्लाई कर दी, सिनोसॉइडल ईएमएफ। करंट हमें देखना है सर्किट में कितना है, तो कैसे निकालते हैं करंट? कैपेसिटर के केस में करंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे Q क्या होता है? Q होता है वो चार्ज जो इस कैपेसिटर के ऊपर आएगा, या Q होता है वो चार्ज जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, एंड दैट Q इज गिवन बाय C इंटू V, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है कैपेसिटर में, Q इज इक्वल टू CV, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। कैपेसिटेंस को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके हमें चार्ज पता लगेगा। वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज ये है, इसको यहां पुट कर देते हैं, तो दिस इज द चार्ज, एंड यू कैन सी कि अगर आप इस तरह की वोल्टेज लगाओगे तो चार्ज जो है सर्किट में से वो भी सिनोसॉइडली वेरी करेगा, उसमें भी साइन फंक्शन आ गया, तो ये चार्ज के लिए आ गया हमारे पास, इसको यहां पुट कर देते हैं, d/dt C xi0 sin ओमेगा t, ये करंट है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान है, डिफरेंशिएट करना है बस साइन फंक्शन। क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? C और xi0, ये दोनों टाइम पे डिपेंड नहीं करते, तो बाहर आ गए। साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा t हो गया, और उसके साथ ये जो ओमेगा t है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल, तो एक ओमेगा और आ गया। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई, ओमेगा C xi0 कॉस ओमेगा t, ठीक है जी, ये आ गया। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैंने बोला था ईएमएफ के नीचे जो भी चीज होगी डिनोमिनेटर में वो इंपीडेंस होती है, तो यहां तो कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, लेकिन हम लेके जाएंगे इसको, ये जो ओमेगा सी ऊपर लिखा हुआ है उसको हम 1/ωc करके ऐसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। I इज इक्वल टू xi0 1/ωc, ठीक है, और साथ में cos ओमेगा t आ गया। अब ये इसको, इस फैक्टर को हम लिख सकते हैं xi0 1/ωc इज इम्पीडेंस, ठीक है, ये इम्पीडेंस है, इसको हम ना xc लिखते हैं। रेजिस्टेंस की जगह हमारे पास इस केस में, कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस होती है उसको इस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, xc, यहां लिखता हूं थोड़ा नीचे, xc इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर टू ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट को जो कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसके बराबर आई? XC किसको पुट किया? 1/ωc को पुट किया है, तो दिस इज इक्वल टू कलर चेंज 1/ωc, ठीक है। तो XC का फॉर्मूला याद रखना 1/ωc होता है, अब इसके ऊपर वापस आएंगे।
तो ये बन गया एक्साई नॉट बाय एक्स सी कॉज ओमेगा टी, रुको कलर चेंज, कॉज ओमेगा टी। अब ये जो है दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ करंट की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा करंट का, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे कि इस सर्किट में करंट है आई नॉट cos omega t, where I naught is xi naught by xc। अब इसके यूनिट्स भी ना xc के बच्चे देखो रेजिस्टेंस की जगह आ रही है ये क्वांटिटी, तो ओम ही होंगे कि ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, इसके यूनिट भी ओम बनेंगे। तो इसका यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इज ओम। वो चीज भी इसके साथ ही याद रखना। नाउ दिस इज द करंट इन सर्किट, मैं यहां लिख देता हूं इस करंट को। अब हम एक ग्राफ में दोनों को बना के देखते हैं, कॉस फंक्शन को भी और साइन को भी, और फिर मुझे बताना कौन आगे है। ध्यान से देखना, ग्राफिकल वेरिएशन करते हैं इसकी। ये मान लो साइन फंक्शन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया ईएमएफ को। ये साइन फंक्शन ऐसा होता है ना, टी जीरो पे साइन जीरो होता है, थीटा जीरो पे। कॉस फंक्शन का ग्राफ भी आपको पता है, कॉस फंक्शन ऐसा होता है लाइक दिस, है ना। तो ये जो व्हाइट वाला फंक्शन है दिस इज करंट एंड दिस ग्रीन फंक्शन इज ईएमएफ, ठीक है। आई नॉट नहीं लिखना, आई लिखना है। ओके, अब देख लो ये जीरो से ऊपर कौन स्टार्ट हो रहा है, जीरो से ऊपर कॉस स्टार्ट हो रहा है, करंट वाला फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है हेयर करंट लीड्स और अहेड ऑफ ईएमएफ बाय कितना एंगल का डिफरेंस होता है कॉस और साइन में, 90 डिग्री का, बाय पाई बाय 2। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारा सर्किट कैपेसिटिव सर्किट होगा तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ साथ चलने की बजाय आगे पीछे चलेंगे। करंट जो है वो पहले मैक्सिमम हो जाएगा, देखो टाइम t जीरो पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन वोल्टेज अभी जीरो है। थोड़ी देर बाद जब करंट जीरो होगा उस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम होगी, तो देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। दोनों की जो वैल्यू है इकट्ठे चेंज नहीं होती सर्किट में, दोनों की वैल्यू आगे पीछे रहती है थोड़ी सी, ये फेज डिफरेंस आ जाता है वहां पे। ऐसा होता क्यों है, अगर हम थोड़ा फिजिक्स में जाएं, बेसिकली सोचें कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसके पीछे रीजन है, यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करने में टाइम लगता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक बैटरी भी लगा दें कैपेसिटर के अक्रॉस लाइक दिस, जैसे ही आपने बैटरी का स्विच ऑन किया, आपने इसको ऑन किया सर्किट को, तो क्या होता है कि चार्ज धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है ना, कैपेसिटर तभी चार्ज होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लैग आता है। उसी टाइम लैग की वजह से करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस आता है, फिजिकली ऐसा होता है। बट मेन चीजें जो यहाँ ध्यान देने वाली हैं वो ये है कि करंट लीड्स द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट XC is 1 by omega C. The maximum current is given by xi naught by xc and this is the graphical variation. अब हम फेजर बना लेते हैं इसका, कैपेसिटर का फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम फॉर AC and AV। through a capacitor। सबसे पहले ऐसे एक्सिस बना लेना, सबसे पहले y एक्सिस, x एक्सिस ऐसे बना लेना, ओरिजिन शो कर देना। किसी टाइम t पे सबसे पहले आपने बच्चों वोल्टेज बनानी है, एक्साई नॉट को शो करना है, इसकी लेंथ एक्साई नॉट के बराबर है और ये किसी टाइम t पे है इसलिए ये एंगल ओमेगा t होगा। अब करंट देखना है इसके आगे चल रहा है या इसके पीछे चल रहा है। कैपेसिटर के केस में हमने देखा कि करंट इसको लीड कर रहा है, कॉस फंक्शन है उसमें तो कॉस आगे चल रहा है साइन से, तो इसलिए लीड करने का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे बनेगा, वो पहले ही आगे पहुंच चुका है ये। तो ये वाला जो वेक्टर है इट विल गिव यू द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये जो इसकी लेंथ है और दोनों में जो एंगल है ये वाला एंगल 90 डिग्री आपने शो करना है, तो फाई यहाँ पर पाई बाय 2
रेडियंस के बराबर रहेगा। तो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर। ठीक है जी। ओके, अब हम चलेंगे एसी थ्रू इंडक्टर पे। एसी थ्रू ए प्योर इंडक्टर, इसमें भी हमने सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं मान रखी, सिर्फ यही मानेंगे कि सर्किट की सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस है कैपिटल एल। उस इंडक्टेंस के अक्रॉस हम एसी अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं। ऐसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई करी, ये वोल्टेज हमने लगा दी इस इंडक्टर को और इसमें करंट आ गया आई। उस करंट आई को हमने फाइंड करना है। इंडक्टर के केस में करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वोल्टेज और करंट की रिलेशन, वो ये होती है, वोल्टेज एक्साई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज एक्साई ऑफ इंडक्टर। यहां से करंट निकालना है, तो हम इस इक्वेशन को पहले यहां लिखेंगे, एक्साई इज इक्वल टू यूजिंग एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ इसको इधर ले जाते हैं, डी आई लिखता हूँ यहाँ से 1 बाई एल एक्साई डी टी एंड आई विल बी द इंटीग्रेशन। तो 1 बाई एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्साई डी टी। इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन हमने यूज करनी है। तो यहाँ आ गया आई इज इक्वल टू 1 बाई एल। वट इज एक्साई? एक्साई इज एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमने अप्लाई किया। इसमें से ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से। साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस ओमेगा टी आएगा और साथ में ओमेगा से डिवाइड भी होगा फंक्शन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन गई करंट की। करंट आ गया जी माइनस एक्साई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी। अब इसमें से ये जो फैक्टर है नीचे वाला, ये रेजिस्टेंस की जगह आ रहा है, तो मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम XL बोल देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्साई नॉट बाई एक्स के पैर में L कॉस ओमेगा टी। उस केस में x के पैर में C लगाते हैं, यहाँ L। तो XL जो होता है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी हम दोनों रिएक्टेंसेस की भी बात करेंगे थोड़ी देर में, दोनों पढ़ लें पहले। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके यूनिट्स भी जो होंगे ओम ही होंगे एंड इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू अल्टरनेटिंग करंट। यहां पे बच्चे ये फंक्शन बन गया I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज एक्साई नॉट बाई XL और एक्साई नॉट बाई ओमेगा एल, कुछ भी लिख लो, इज द एम्पलीट्यूड। अब यहां लिख लेते हैं इस करंट को भी, इस फंक्शन को भी यहीं लिख लेते हैं इसके नीचे। अब ये दोनों फंक्शंस हैं, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कौन आगे है कौन पीछे है। तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी है, माइनस कॉस ओमेगा टी पीछे रहेगा बाय पाई बाय 2। ड्रॉ कैसे करना है? Voltage is varying sinusoidally as a sine function like this, और यहाँ पर करंट जो है वो माइनस कॉस ओमेगा टी है। तो माइनस मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे से, जीरो से नीचे से शुरू होगा। ये फंक्शन रहेगा कॉस जैसा। एक्चुअल में कॉस फंक्शन इस तरह से बनता है, चिड़िया, हम ऐसे बनाएंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू है, जब ये मैक्सिमम होता है तो ये जीरो होता है यहाँ पे, और फिर जब ये जीरो होता है तो ये मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे, और फिर जब ये माइनस होता है तो ये वापस जीरो हो जाता है, और ये। तो दिस फंक्शन इज योर करंट एंड दिस इज EMF। तो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन। बस इसका ध्यान रखना है कि जो चीज लैग बिहाइंड कर रही है, लैगिंग बिहाइंड, वो नीचे से शुरू होगी। I lagging behind EMF by pi by 2।
तो फेज डिफरेंस π/2 का है, ठीक है, दोनों में। ये मैथमेटिकल फंक्शन हो गए, ये ग्राफ हो गया। अब फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम इसका बनाएंगे। यहाँ पे कैसे बनाओगे, y एक्सिस बना लेना, x बना लेना, ये -x -y, सबसे पहले किसी टाइम t पे EMF बना लेना ऐसे। अब करंट इसके पीछे है, मतलब ये आगे है। आगे कौन होगा, जो लेफ्ट साइड पे होगा, इसके खब्बे वाले पास से। यहाँ बनाओगे तो यहाँ होगा, यहाँ बनाओगे तो और होगा। मैं 2-3 तरह से बना के दिखाता हूँ। अब करंट इसके पीछे रहेगा ऐसे, ठीक है। कितना फेज डिफरेंस है, π/2 का। तो ये एंगल फिर से 90 डिग्री शो करना है आपने। φ = π/2 पीछे चलेगा एंड दिस इज I0। अब इसको घूमता हुआ इमेजिन करो, ये वेक्टर ऐसे घूम रहा है और उसके पीछे पीछे ये वाला वेक्टर भी घूम रहा है, दोनों टाइम के साथ ऐसे घूम रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। अब हर किसी केस में हमने फेजर डायग्राम बना लिया, और तीनों ही केसेस में जो इम्पीडेंसेस आई हैं, रेजिस्टेंस के केस में R के बराबर आई है, ठीक है, और कैपेसिटर के केस में इट इज 1/ωc, और इसको हम XC भी बोल देंगे। कैपेसिटर के केस में मैं यहाँ लिखता हूँ कैपेसिटर। इंडक्टर के केस में जो Z आई है वो ओमेगा टाइम्स L के बराबर आई है, और इसको हम XL भी बोल देंगे। इन सबके ही यूनिट्स बच्चों ओम है। इसका तो ओम होता ही है, इसका भी ओम रहेगा और इसका भी ओम रहेगा, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंसेस ही हैं अलग अलग तरह की। इनके भी ग्राफ्स हैं। देखो अब ये ना करंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी इंपीडेंस होगी। रेजिस्टेंस के केस में तो इंपीडेंस R के ही बराबर है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। मतलब अगर इसका ग्राफ बनाना हो ओमेगा के साथ, किसका, ZR का ग्राफ, इसके पैर में R लगा देता हूं याद रखने के लिए। ZR का ग्राफ ओमेगा के साथ बनाना है, इंपीडेंस ऑफर्ड, ऑपोजिशन ऑफर्ड का ओमेगा के साथ ग्राफ बनाना है, तो ऐसे बनेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन ओमेगा, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। इस केस में जो XC है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 सर्किट्स हैं, एक में आपने ये वोल्टेज अप्लाई करी, दूसरे में आपने ये वोल्टेज अप्लाई कर दी। इसकी फ्रीक्वेंसी ω1 है, इसकी ω2 है। ω2 इज ग्रेटर देन ω1, है ना। तो इस केस में अगर आप कैपेसिटर को लगा रहे हो ना ये, तो इस केस में जो आपके पास रिएक्टेंस आएगी वो लेस होगी, इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है वो जो है वो कम हो जाती है। इसका ग्राफ बनाते हैं, कैपेसिटर की रिएक्टेंस का ओमेगा के साथ ग्राफ ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाइपरबोला बोलते हैं इसको। ओमेगा के बढ़ने से रिएक्टेंस डिक्रीज होगी, और इस केस में बच्चों XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस। जितना हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट आप सेटअप करोगे उतनी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज होने का मतलब है इनका ग्राफ बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो याद रखना है। अब आप ग्राफ को देख के भी आइडेंटिफाई करना जान जाओ कि भाई कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। मान लो उसने बोला कि भाई कोई सर्किट है, उस सर्किट में इस तरह से ना रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी के साथ, बताओ उस सर्किट में क्या लगा हुआ है। तो उस सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है जिसमें डिक्रीज हो रही है, जिसमें XL इंक्रीज हो रही है उसमें इंडक्टर है, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर के केस में फिर से बता रहा हूँ रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज होगी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कैपेसिटर ना डीसी को ब्लॉक कर लेता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर लेता है। डायरेक्ट करंट को कैसे ब्लॉक करता है कैपेसिटर? देखो जो डायरेक्ट करंट है, एक कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के लिए ओमेगा बच्चों 0 होता है, तो फिर XC इज 1/ωc हुआ, 1/0, तो वो तो इन्फिनिटी हो गया। मतलब इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस,
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट करंट। तभी मैं कहता हूं आपको कि जब आप बैटरी लगाते हो, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक ही करंट होता है। एक बार चार्ज हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, करंट इज जीरो। करंट जीरो होने का मतलब यही है कि इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट। तो डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इनफाइनाइट, इट ब्लॉक्स डीसी, डीसी को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता कैपेसिटर, और एसी को आसानी से पास होने देता है। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगा देंगे तो कैपेसिटर ऑफर्स ए लो रेजिस्टेंस पाथ, a capacitor offers a low resistance path to high frequency, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना कम रेजिस्टेंस, हाई फ्रीक्वेंसी एसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है कैपेसिटर की। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है दैट इज XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में रखना है। ये सारे रिजल्ट्स अभी सिंपली अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए हम देख रहे हैं, फिर जब हम इनकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, वहां ये सभी रिजल्ट यूज होने हैं। जो फेज डिफरेंस भी हमने फाइंड किया हर किसी केस में वो यूज होना है। फेज डिफरेंस भी लिख लेते हैं तीनों केसेस में क्या क्या फाइंड किया हमने। तो अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है R ओनली, अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है सिंपली R, तो उस केस में करंट होगा I इज इक्वल टू I0 sin ωt। कब करंट ऐसा होगा? जब ये वोल्टेज होगी। अकेले कैपेसिटर के केस में करंट होगा I इज इक्वल टू I0 cos ωt। अब cos ωt को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो sin ωt प्लस π/2, क्योंकि वो π/2 आगे है ना, तो ये φ हो गया इस केस में फेज डिफरेंस। और अगर एक इंडक्टर है सिंपली L, तो करंट होगा sin ωt माइनस π/2, क्योंकि वो π/2 पीछे है इस फंक्शन से। तो ये तीनों अब मैं साइन में लिख के दिखा दिया आपको। साइन फंक्शन में इसको ऐसे ही लिखना है। इस सेम फंक्शन को आप cos ωt भी बोल सकते हो और इसको आप माइनस cos ωt भी बोल सकते हो, तो बात वही है। ये करंट्स हो गए। अब फेज डिफरेंस अगर बताना पड़े कि कैपेसिटर का फेज डिफरेंस कितना है, तो वो फेज डिफरेंस है φ इज इक्वल टू प्लस π/2 with respect to this, and in this case phi is minus π/2 with respect to this voltage। तो ये सब चीजें दिमाग में रखनी है, इसको अच्छे से समझना है। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट एक तो ये हो गया कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। अब अगर इंडक्टर की बात करें ना, तो इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस टू डीसी। डायरेक्ट करंट को इंडक्टर कोई भी इंपीडेंस या रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। जब तक हम ये माने कि उसकी अपनी वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तब तक की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका XL ओमेगा L के बराबर है। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC इज इक्वल टू 1/ωc। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डीसी के लिए क्या होता है? डीसी के लिए मैंने पहले बताया कि ओमेगा जीरो हो जाता है। तो फॉर डीसी ओमेगा इज जीरो। ओमेगा जीरो होने का मतलब है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी जीरो। मतलब इंडक्टर की रिएक्टेंस डीसी के लिए जीरो, बट एसी के लिए जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। कैपेसिटर की रिएक्टेंस डीसी के लिए इनफाइनाइट आपके सामने लिखा हुआ है, और एसी के लिए ये कम होती है। तो इस तरह से ये जो दो कंपोनेंट्स है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये बहुत हेल्पफुल है हमारे किसी भी एसी सर्किट में। अगर हम रेजिस्टेंस को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ओमेगा को चेंज कर करके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ओमेगा को वेरी करने से एक चीज ऐसी है जो कम हो रही है, ओमेगा को बढ़ाने से XC कम हो रहा है और ओमेगा को बढ़ाने से XL बढ़ रहा है। तो हम अगर एक ऐसा सर्किट लें जिसमें दोनों है, तो हम ओमेगा को वेरी करके इन दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम अगले आने वाले सर्किट्स में पढ़ेंगे, LCR सर्किट में पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे।